नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राहुल गांधी के अंदाज को बदले नजर आते हैं और रणनीतिकार जो राहुल गांधी के लगता है कि उनकी अपनी एक स्ट्रेटेजी है कि राहुल को आक्रामक बनाया जाए। और यूं अगर हम बात करें तो जब भी कोई पार्टी प्रतिपक्ष में होती है तो काफी ऑफेंसिव होती है और जब हम सत्ता पक्ष में होते तो काफी डिफेंसिव होते हैं। यह समझना होगा, जब आप प्रतिपक्ष में होते हैं तो हमले करने के लिए आपके पास में सामग्री बहुत होती है। आप किसी भी मुद्दे पे सामने वाले पर हमला कर सकते हैं। और जब आप सत्ता में होते हैं तो चार चीजों को समझना पड़ता है। आपकी जवाबदेही बनती है। जवाबदेही डिफेंसिव करती है, आपको बचाती है कि आपको बचाव के लिए रास्ते खोजने होंगे। यह हमेशा है, पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा। तो चले आज हम यही मुद्दे को लेकर के बात करेंगे कि 2013-14 में जो राहुल गांधी की इमेज बनी हुई थी, या कहें कि उस वक्त के प्रतिपक्ष ने जो इमेज बना दी थी, खासकर भाजपा ने, क्या राहुल गांधी वैसे हैं? अब राहुल गांधी के निशाने पर सीधे भाजपा, नरेंद्र मोदी और आरएसएस रहते हैं। देश में चाहे मुद्दा कोई भी हो, लेकिन निशाने पे मोदी सर, भाजपा और आरएसएस। उनका साफ निशाना है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है आरएसएस। जनाक्रोश रैली में भी उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के भाषण में से हमें थोड़ी सच्चाई तलाशनी होती है कि सच्चाई कहां बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यह है कि रणनीति बदलती दिखाई दे रही है कांग्रेस की। राहुल आक्रामक हुए हैं और यह आक्रामकता के मायने क्या हैं, चले हम आपको आज के मजमून को दिखाएंगे और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में यह अवधारणा मजबूत हुई है कि वो एक परिपक्व राजनेता की तरह अभिव्यक्ति देने लगे हैं। लेकिन इस परिपक्वता का एक और भी पहलू है और वो है आक्रामकता, क्योंकि राहुल लगातार आक्रामक नजर आ रहे हैं और ये आक्रामकता भाजपा और संघ को लेकर सबसे ज्यादा है। वो लगातार भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी, संघ के खिलाफ आक्रामक होकर बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी किसी भी रैली में हो या कहीं पर संबोधन दे रहे हो, वो भाजपा और संघ पर एक तीखी बयानबाजी जरूर करते हैं। अगर हम पिछले कुछ समय को देखें तो गुजरात चुनाव के दौरान उन्होंने आरएसएस में महिलाओं की उपस्थिति को लेकर बयान दिया था। कांग्रेस के 84वें अधिवेशन में राहुल गांधी ने भाजपा और संघ की तुलना कौरवों से की। यहां तक कि नोटबंदी के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने संघ को निशाने पर लिया था। दलित आंदोलन में भी राहुल गांधी ने भाजपा और संघ को दलित विरोधी करार दिया। हाल ही में आक्रोश रैली के दौरान भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। 2013 के चुनाव में राहुल गांधी की छवि एक अलग राजनेता की थी। जानकारों का मानना है कि समय के साथ उनमें तर्कशीलता और स्पष्टवादिता बढ़ी है। राहुल गांधी हिंदुत्व के एजेंडे को भी समझ चुके हैं, इसलिए वो नरम हिंदुत्व की बात करने लगे हैं। मंदिरों की शरण में भी पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर ये बात तय है कि राहुल गांधी ब्रिगेड को ये समझ में आ गया है कि चुनावी युद्ध में कहां और किस पर प्रहार करना है, और यही कारण है कि वो भाजपा और संघ पर निशाना साधने से कभी नहीं चूकते। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो चलिए, आपने मजमून देखा, राहुल गांधी के अंदाज बदल रहे हैं। राहुल गांधी चाहे वो मंदिरों में जाने की बात हो या फिर सत्ता पक्ष पे हमला करने की बात हो, यूं कहें कि हुजूर बदले बदले नजर आते हैं। चले, हमारे साथ चर्चा करने के लिए सुरेश उपाध्याय जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से ताल्लुक रखते हैं। शीलदा भाई जी, भाजपा नेत्री हमारे साथ में हैं, और कृष्ण कुमार हरिद्वाल जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ में। आप सभी का स्वागत है। उपाध्याय साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। राहुल गांधी के निशाने पर जब भी कोई बात आती है तो वो सीधा कहते हैं कि आरएसएस के रिमोट से मोदी चल रहे हैं। जनाक्रोश रैली में भी कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आरएसएस एक साजिश के तहत कब्जा करना चाहता है। ये राहुल गांधी की समस्या नहीं है, इसके लिए राहुल गांधी को दोष नहीं दिया जा सकता। ये इनकी वंशानुगत बीमारी है। नेहरू खानदान, जो बाद में गांधी खानदान हो गया, नेहरू जी के समय से बीमारी चली आ रही है। सन 1948 में गांधी जी की हत्या हुई और नेहरू जी ने संघ पर आरोप लगा करके संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। सच्चाई सिद्ध नहीं हुई, लेकिन आज भी 48 की ढपली को कांग्रेस के, इनकी दादी, इनके पिताजी, इनकी मां और स्वयं बजाते आ रहे। 1975 में इंदिरा गांधी ने, जगमोहन सिन्हा ने इनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया राजनारायण की याचिका पर इलाहाबाद में।
तो अपनी सत्ता को बचाने के लिए संघ को आरोपित करते हुए संघ पर प्रतिबंध लगा दिया और देश में आपातकाल लगा दिया। और उस समय के तत्कालीन जो जज थे मिस्टर A.K. रॉय, जो उनके कर्म पर सुप्रीम कोर्ट में CJI बने थे, जिसका इम्पीचमेंट का जो बहाना बना रहे हैं, उन्होंने उस मौलिक अधिकारों को हनन करने का निर्णय उस सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इंदिरा गांधी के समय भी संघ पर प्रतिबंध लगाया। मां सोनिया गांधी ने जो अभी हिंदू आतंकवाद का जो विषय उठाया, कुछ दंगे जैसे प्रक्रिया में हुए, उनका क्रमबद्ध वर्णन देखते हैं। लेकिन मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा यहाँ पे, सोनिया गांधी ने हिंदू आतंकवाद की बात या भगवा आतंकवाद की बात कब की? देखिए, 8 सितंबर 2006 को मालेगांव ब्लास्ट हुआ जी। 18 फरवरी 2000 को तो मक्का मस्जिद हैदराबाद ब्लास्ट हुआ। 19 फरवरी को समझौता एक्सप्रेस, 25 जुलाई को बेंगलोर ब्लास्ट, 11 अक्टूबर को अजमेर दरगाह ब्लास्ट, 9 सितंबर को बटाला हाउस एनकाउंटर और 26 नवंबर को बॉम्बे पर अटैक हुआ। ये सारे जो कांड हुए इन सब में हिंदू आतंकवाद का हुआ खड़ा किया गया। इसमें एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। वो तो बॉम्बे अटैक का भला हो उस तुकाराम कंबले का कि कसाब जिंदा पकड़ा गया, अन्यथा बॉम्बे अटैक का आरोप भी। कांग्रेस की पूरी रणनीति, पूरी प्रक्रिया, पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी हिंदू आतंकवादी। 6 नाम, जो 7 नाम मैंने अटैक बताया, उसमें बॉम्बे का अटैक भी उसी कैटेगरी में शामिल होना था। लेकिन दुर्भाग्य, ईश्वर का कुछ सहायता थी कि कसाब पकड़ा गया, अन्यथा पूरा प्लांट लिखा जा चुका था हिंदू आतंकवाद के नाम से। उसके बाद 2010 में राहुल गांधी ने अमेरिकी राजदूत टिमोथी के सामने कहा कि हिंदू आतंकवाद बिन लादेन और अलकायदा से भी खतरनाक है। ये क्या राहुल जी बगैर सोनिया जी के कहा होगा? राहुल जी, सोनिया जी उसमें अध्यक्ष थी, सारे कांग्रेस के लोग, फिर वो सुशील कुमार शिंदे का आरोप, चाहे वो दिग्विजय सिंह का आरोप, चाहे जितने भी नेता थे, क्या ये अपने मन से कुछ कह सकते थे? क्या मुझे 2 नेताओं का ध्यान है कि जब पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग को संबोधित कर रहे थे मिस्टर चिदम्बरम, जब होम मिनिस्टर हुआ करते थे, और जयपुर में ही 18 या 19 जनवरी 2013 में यह जब संबोधन चल रहा था, उपाध्यक्ष बनाए गए थे राहुल गांधी। सुशील कुमार शिंदे ने जयपुर के अधिवेशन में कहा था। सुशील कुमार शिंदे ने कहा था, मैं प्रेजेंट था उस वक्त, मैंने सुना भी है वो, कि भगवा आतंकवादी जनार्दन द्विवेदी की वो प्रेस ब्रीफिंग मुझे ध्यान है कि बिरला ऑडिटोरियम के गेट पे जब उन्होंने कहा कि सुशील कुमार शिंदे का व्यक्तिगत जानकारी के हिसाब से हो सकता है, कांग्रेस इस पे कमेंट नहीं कर रही है। भगवा आतंकवाद के मामले में सुशील कुमार शिंदे ने अपनी स्पीच में कहा था, ये बात सच है, ये सुना है। मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता दूं। इन्हीं सुशील कुमार शिंदे ने समझौता ब्लास्ट में ये कहा था कि इसमें पाकिस्तानियों का हाथ है, और पकड़े भी गए थे लोग, और वो गृह मंत्री चिदम्बरम के निर्देशन में उन 3 लोगों को छोड़ भी दिया गया। उसके बाद एक काकस बैठा, इसने हिंदू आतंकवाद का विषय उठाया, और 19 सुशील कुमार शिंदे ने जयपुर के अधिवेशन में ये हिंदू आतंकवाद का चले। लेकिन राहुल गांधी अब जो निशाना साध रहे हैं, क्यों, आपको क्या लगता है कि कोई भय? विनाशकाले विपरीत बुद्धि, सबक लेना चाहिए अपने नाना जी से, दादाजी से। अब जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो उसके लिए संघ वाले क्या कर सकते हैं? हिंदू न तो कभी आतंकवादी था, न कभी है, न हजारों साल पहले था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू की पहचान नहीं करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्व की परिभाषा को लोगों के सामने पुनः स्थापित करने का काम कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई हिंदू के बारे में प्रतिष्ठा नहीं है, न सॉफ्ट हिंदुत्व होता है, न हार्ड हिंदुत्व होता है। ये व्याख्या है नेताओं की, जिनको चाहिए। चलिए, मैं वापस आपके पास में लौटूंगा। आपसे पर्टिकुलर जो आपने सवाल खड़े किए हैं उनको लेकर के मैं चर्चा करूंगा। मैं शीलदा भाई जी के पास में जाना चाहूंगा। शीलदा भाई जी, मुझे ऐसा लगता है कि 2019 के आम चुनाव का शंखनाद, दिल्ली जन आक्रोश रैली को मैं देखता हूं मेरे नजरिए से कि वो चुनावी शंखनाद है, और कांग्रेस जनों में एक ऊर्जा फूकने की काम किया गया है। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि आम चुनाव हम जीतेंगे। कर्नाटक के चुनाव का भी उन्होंने दावा किया है। काफी आक्रामक तेवर राहुल गांधी के दिखे, जिसमें सीधा बीजेपी पे निशाना साधा है, नरेंद्र मोदी पे साधा है, यानी कि सरकार पे साधा है, और आरएसएस पे साधा है। देखिए योगेश जी, इन कांग्रेस ने इसको जन आक्रोश रैली का नाम दिया है। मैं अपने शब्दों में कहूं तो एक कुंठा या भड़ास रैली, क्योंकि जिस तरह से ये चीख चीख कर आज लोगों के सामने कह रहे हैं
हताशा इसलिए कि इनको लग रहा है कि कर्नाटक के जो चुनाव है उसमें हम हार रहे हैं। आक्रोश इसलिए है कि ये अभी जो जिस तरह से यूपी में चुनाव हारे, ये गला चीख चीख कर चिल्लाए, नोटबंदी पे इन्होंने बहुत वार किए, जीएसटी पे चिल्लाए, लेकिन वहां पर भी जीत गए। आक्रोश इस बात का है कि ये बार बार चिल्ला के कहते हैं मोदी ने अपने वादों को पूरा नहीं किया, मोदी ने विदेशों में देश की छवि खराब कर दी। आप देख लिए विदेश नीति की ये बात करते हैं। आक्रोश इस बात का भी है कि आज नरेंद्र मोदी जिस तरह से विश्व में जाते हैं, विश्व के बड़े बड़े नेता सारे प्रोटोकॉल छोड़ के उनके सामने मिलने के लिए आते हैं। आक्रोश इस बात का है कि आज वो 20-21 राज्यों में साफ हो चुके हैं और आगे वाले जो समय उसमें भी खोने जा रहे हैं। आक्रोश इनको इस बात का भी है कि अभी 3 चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। वहां पर भी इनको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस का कोई दूर दूर तक धनी धौरी नजर नहीं आ रहा है। आक्रोश इस बात का भी है कि जो मनमोहन सिंह है, जो आज बार बार कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, लोगों का विश्वास उठ गया है। सोनिया गांधी कह रही है कि जातिवाद में बांट दिया। अरे जातिवाद में बांटा किसने? तुष्टीकरण की नीति कर कौन रहा है? कांग्रेस की तो पैदाइश में तुष्टीकरण की नीति करके और राज करने का रहा है। इनका पूरा खानदान इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की नीति की है। आज चाहे वो कितना भी आक्रोश जाहिर कर ले, मोदी को बार बार कहें कि मोदी ने लोग किसानों के लिए कुछ नहीं किया, मोदी ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, आज महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। आज देखिए उज्ज्वला योजना लेके जो नरेंद्र मोदी आए, आज पूरे देश की महिलाएं किस प्रकार से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इन्होंने कश्मीर में जो आसिफा कांड के लिए इन्होंने कैंडल मार्च किया, उसके तीसरे दिन ही नरेंद्र मोदी ने जो गंभीरता दिखाई, विदेश से फौरन आते ही उन्होंने जिस तरह से अधिनियम को लागू किया और फांसी की सजा दी, आज पूरी देश की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आक्रोश इस बात का भी है कि इनकी नेता जो है रेणुका चौधरी वहां कहती है कि संसद में महिलाएं। शील जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। आपने कहा कि ऑर्डिनेंस जारी किया नरेंद्र मोदी चाइना से लौटने के तुरंत बाद ही। मेरे ख्याल में तो ऑर्डिनेंस के बाद में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, सुरक्षा की आप जो बात कर रही हैं, बिहार में ही मुझे अभी ध्यान आ रहा है कि एक बच्ची सरेआम जिसको किस तरह से छेड़ा जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार किसी की भी हो, ऑर्डिनेंस इससे काम नहीं चलेगा कि आपने फांसी की सजा मुकर्रर कर दी। फांसी की सजा में भी आप 12 साल तक अगर कोई माइनर है तो फांसी, 16 साल तक कोई माइनर है तो उम्र कैद, उसके बाद आपने सजा वापस से बस मिनिमम जो आपने सजा का जो प्रावधान किया है 7 से बढ़ा करके 10 साल कर दिया उसमें। तो ये आप दावा कैसे कर सकते हैं कि ऑर्डिनेंस आते ही देख ले एकदम अपराध पे कमी आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी? आपको मालूम है 12 की घटना मैं बताना चाहता हूं, कल पेपरों में आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये 12 की घटना का जिक्र मैं इस हिसाब से कर रहा हूं कि जब कांग्रेस के वक्त इसी तरह से एक विमेन कांस्टेबल के साथ में दुष्कर्म किया गया था, अभी भी पुलिस क्वार्टर्स के अंदर एक साथी कांस्टेबल की बेटी के साथ साथी कांस्टेबल रेप कर रहा है। तो ये घटनाओं में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होनी चाहिए इस गंदगी को दूर करने के लिए। मुझे लगता नहीं है कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए, आप हो चाहे आप हो। देखिए, राजनीतिक मुद्दा बनाने की बात नहीं है। जिस तरह से अपराधों में वृद्धि हो रही थी, पहले जो निर्भया कांड के बाद में पॉक्सो एक्ट जो आया था, उसको शायद लोगों ने ढंग से नहीं समझाया, या ये कहना चाहिए कि ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरह से अब जो इस एक्ट को लागू करने के लिए सरकार ने जो व्यवस्था की है, फास्ट ट्रैक की भी व्यवस्था, फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी व्यवस्था की है। उन्होंने 2 महीने का टाइम बाउंड भी किया है और 2 महीने में जांच कंप्लीट करने के लिए भी कहा है। अगर जजों की संख्या कम है तो जजों की संख्या बढ़ाने की भी बात की है, और 6 महीने के अंदर एनी हाउ जो भी उसको सजा मुकर्रर करने की उसकी बात की है। और मैं बार बार कह रही हूं कि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, आप 2-4 महीने में देखिए 6 महीने में जो मिनिमम सजा का प्रावधान है, कितने लोगों को फांसी की सजा होती है, कितने लोगों को जेल में जाते हैं, और कितने बाबा जिस तरह से जोधपुर के में जो सजा सुनाई उसका भी देखिए लोगों में एक बहुत अच्छा मैसेज गया। और मैं समझती हूं कि आज पूरा जो हिंदुस्तान का समाज है वो भी सब अब इस बात के लिए सोचने के लिए मजबूर हो गया है कि हमारी भी हमें भी आगे आना होगा, तो निश्चित तौर पर इसका परिणाम सामने आएगा। चले, तो आप सरकार की बात कर रहे हैं कि सरकार ने ये किया, राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो सब अंधेरे में तीर चला रहे हैं, आपका ये कहना है सीधा? ठीक है, चलिए कुंठा बता रहे हैं आप। हरिद्वार जी, आपके पास आना चाहूंगा। शील दवाई जी को आपने सुना, राहुल गांधी काफी तीखे तेवर के साथ में रविवार को भी दिखे और सोमवार को भी दिखे। रविवार को अपनी जनाक्रोश रैली में और सोमवार को उन्होंने कहा कि धार मध्य प्रदेश, जब वे कांस्टेबल्स के मेडिकल के लिए वहां पे तैयारी चल रही थी तो ओबीसी जनरल, एससी एसटी ये लिखा हुआ था, स्टूडेंट्स जो भी एप्लीकेंट्स थे उनके, उसको लेकर के जब फोटो वायरल हुई है तो एससी के किसी कैंडिडेट की,
तब उन्होंने कहा कि ये वापस वहीं पे मोदी आरएसएस और बीजेपी को फिर कटघरे में खड़ा किया है कि इनकी सोच में ही कभी दलितों का उत्थान नहीं हो सकता, उनको महज एक दुर्भावना के साथ में देखते हैं, एक तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। ये सीधा केवल बस कोई भी बात कहीं पे भी होती है तो सीधा सरकार, आरएसएस और बीजेपी, इन्हीं पे सीधा वार क्यों है राहुल गांधी का? तो मुझे आप बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर अभी को तकलीफ परेशानी जनता को होगी, जनता को तकलीफ परेशानी होगी तो उसके लिए क्या अमेरिका की सरकार को दोषी ठहराएंगे? क्या इंग्लैंड की सरकार को दोषी ठहराएंगे? क्या बहुजन समाज पार्टी को दोषी कराएंगे? जो सत्ता में है उसी को ही दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में पहले तो शिवराज सिंह मुख्यमंत्री, वहां का आप सुनिए, मुख्यमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री, जहां भी इनके इस प्रकार की हरकतें हुई है वहां पर इनके मुख्यमंत्री हैं। और दूसरा आप ये कहना चाहते हैं कि भाई आक्रोश क्यों है? आक्रोश इसलिए है किसान दुखी, छात्र दुखी, मध्यम वर्ग दुखी, मतलब ऐसा कोई हिंदुस्तान में वर्ग नहीं है जो कि दुखी नहीं है। आप किसान को लसन से पीड़ित होकर किसान आत्महत्या करता है, उसको आक्रोशित होता है, उसकी अगर आवाज उठाते हैं तो हम फ्रस्ट्रेशन में हैं। अगर छात्रों को रोजगार नहीं मिल रहा, उनको पकौड़े बनाने के लिए, सैंडविच बनाने के लिए कहा जा रहा है, हम दुखी होते हैं तो हम आक्रोशित हैं, हम फ्रस्ट्रेशन में हैं। अगर पेट्रोल के भाव जब $147 बैरल था और अब जब बीच में $30 हो गया, जब भी महंगा पेट्रोल मिल रहा है हम कुछ बोलते हैं तो हम आक्रोशित हैं क्योंकि हम फ्रस्ट्रेशन में। अरे भाई, आप लोग हमारे को कह कि हम फ्रस्ट्रेशन में आप जनता का भला कीजिए ना, जनता अपना आप जवाब देगी। राजस्थान में हम 2 सीटें जीत गए इसलिए फ्रस्ट्रेशन में है, हम इसलिए बीजेपी को गाली दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि भाई आप ऐसी व्यवस्था कीजिए ना। आप बात करा करते थे एक टाइम पे भ्रष्टाचार की, इसकी बात करते थे, बोफर्स हो गया, जवाब क्यों नहीं देती सरकार? मैं कह रहा हूं रेफेल डील के ऊपर लोकसभा में पूछा, विधानसभा में पूछा, जनता के बीच में पूछा जाके, क्यों नहीं जवाब दिया अब तक? जब भ्रष्टाचार में इसकी हालत है, भ्रष्टाचार के रेफेल डील के अंदर जो एक रुपए की चीज 3 रुपए में ले रहे हैं, उसके ऊपर भाई इसकी क्वालिटी ठीक है, कोई जवाब नहीं हुआ। आप क्यों नहीं किया? किस बात पे गया, किस बेस पे किया गया? इस बात का जवाब देना चाहिए। इसलिए आक्रोशित है पब्लिक आक्रोशित इसलिए है कि छोटी छोटी बच्चों के साथ बचका होगा। अगर हमने कैंडल जला दी तो तकलीफ आ गई सब। अगर हम उनसे कहते हैं, ये कहते हैं कि बहुत अच्छा होगा साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और इसी प्रकार रेपो दीजिए। बिल्कुल, अगर इन्होंने अगर कोई इसके ऊपर सजा मुकर्रर की है तो इसके लिए ठीक है, अच्छे हम भी कहते हैं अच्छी सजा होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई कितनी है उसके बाद क्या रुक गए क्या? उस पर तकलीफ एक पर्टिकुलर आपने कह दिया फांसी की सजा मौत की भी है और बलात्कार की भी है, तो इससे क्या बलात्कार के साथ मौत नहीं कर देगा आदमी उसकी सबूत मिलाने के लिए? आपको सोच समझ के जल्दबाजी में फैसला नहीं, जनता के बीच में जाके जनता को, लॉयर्स को, चलो क्या रोल है इसमें? आरएसएस क्यों निशाने पर रखी? मेरी बात सुनिए। आरएसएस जो भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मजबूत संस्था है। और आरएसएस अभी भी आज आप अखबार पढ़ते हैं, पत्रकारिता जुड़े हुए हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का इसलिए फैसला नहीं हुआ कि आरएसएस से क्लीन नहीं हुआ, आरएसएस इसको चाहती है। हम क्या कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं, दुनिया कहती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली की उंगलियों पे जो तार पे चलती है वो आरएसएस पे चलती है, तो इसमें आरएसएस को दोष देने में हम कहेंगे आरएसएस के लिए इसमें क्या हो गया? हमने ये थोड़ी कहा। ये रही बात इस बात की कि जैसे हमारे आरएसएस के बहुत वरिष्ठ आदमी उन्होंने कहा कि भाई हिंदू आतंकवाद की बात गलत की गई। भाई हिंदू आतंकवाद के बारे में कांग्रेस के नेताओं ने हो सकता है उसकी व्याख्या की। हिंदू आतंकवाद को उन्होंने बताया कि किसी भी आतंकवाद से खराब होगा। क्यों खराब होगा? कि हिंदू तो दया का पात्र है, हिंदू हमेशा दया करिए लोगों पे, हिंदू हमेशा एक चींटी को बचा के चलता है, हिंदू को गाय को इधर कोई तकलीफ में तो उसको पानी पिलाता है। जब हिंदू आतंकवाद के रास्ते पे चल गया तो बहुत भयावह होगा। इस बात को कहने का मतलब उन्हें ये लगा कि हिंदू को कोई भी आतंकवादी नहीं कहता। हिंदू को हम भी हिंदू है, आप भी हिंदू, आप भी हिंदू है, हिंदू को आतंकवाद नहीं कहता। सवाल इस बात का है कि आरएसएस को अगर इस प्रकार से इंडोर रूप से चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आगे आरएसएस के सर प्रमुख को प्रधानमंत्री बनाओ, काम करे, अपना दिखाए जनता के अंदर हम ये करना चाहते हैं। आप कर नहीं सकते, आप इसको कहते हैं कि उसके कीजिए, वो करता नहीं, फिर आप कहते हैं इसको ऐसे बनाओ, उसको ऐसे बनाओ। तो ये 3 तरह की जो बात चल रही है इससे देश को नुकसान हो रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है आरएसएस अगर बन गए, अगर आरएसएस के प्रमुख अगर प्रधानमंत्री बनते हमें कोई स्वागत करेंगे, उनका क्या तकलीफ होगी? आरएसएस के प्रमुख हिंदुस्तान के नागरिक है, उनका अधिकार है प्रधानमंत्री बनने का और भी बनने का। लेकिन इस बात के लिए कि जो भी आदमी चाहे बीजेपी का हो, आरएसएस का हो, या इनकी और भी एबीपी का हो, या और भी संगठन का मजदूर उसका हो, इनके भारतीय मजदूर संघ का जो भी आदमी, देखिए राहुल गांधी की पीछ पर जाए क्यों? राहुल गांधी ने अगर किसी का विरोध कर दिया तो विरोध कर दिया क्या? राहुल गांधी हमेशा विरोध करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब तक
इस प्रकार से युवाओं को, किसानों को नुकसान पहुंचाते रहेगी। राहुल गांधी इसी प्रकार से आक्रोशित रैली करी उन्होंने। आक्रोशित इसलिए नहीं रही कि राहुल गांधी आक्रोशित है, जनता आक्रोशित है। इसका रिजल्ट आपने राजस्थान के चुनाव में देख लिया, उत्तर प्रदेश के चुनाव में देख लिया कि मुख्यमंत्री की सीट हार रहे हैं, राजस्थान में दोनों सीटें आ रहे हैं, 17 विधानसभा सीट आ रहे हैं। ये जनता का आक्रोश है, इसको समझिए। इसको समझ के ही कांग्रेस ने आक्रोशित रैली आयोजित की और जनता आक्रोश के लिए आगे भी लड़ते रहेंगे। वापस लौटूं आपके पास में, उपाध्याय जी के पास में जाना चाहूंगा। उपाध्याय साहब, एक बात आपने कही, खैर जब आरोप लगते हैं तो क्लेरिफिकेशन भी देना पड़ता है उसमें कि कहां पे क्या हम सही है। मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे कि क्या यह माना जाना चाहिए कि अगर चाहे सुशील कुमार शिंदे ने बात कही हो या फिर पुलिस ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस में पी चिदम्बरम ने बात कही हो, क्योंकि देश का गृह मंत्री अगर कोई बात कह रहा है, मुझे लगता है कि बड़ी गंभीर बात है। और अगर संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर कोई झूठ बोलता है तो मुझे लगता है कि यह देश के लिए इससे खतरनाक और घातक भी नहीं हो सकता। यह सवाल यह है कि एनआईए, जिसका गठन ही इस वजह से किया गया है कि एंटी टेररिज्म पे हम पूरी तरह से कोट कर सकें, उस पर ध्यान रख सकें। अगर वास्तव में इन ब्लास्ट में असीमानंद हों, चाहे साध्वी प्रज्ञा या चाहे दूसरे लोग, अगर वास्तव में इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो अधिकारी दोषी कौन है? क्या सरकारों की कठपुतले बनकर के यूं ही सीबीआई पे आवाज उठती रही है तो एनआईए पे भी उठेगी? क्या आज जिम्मेदारी तय कर पाएंगे? अब तो गवर्नमेंट में बीजेपी है, बीजेपी आपकी विचारधारा से मैच करती है, तो अभी क्या वास्तव में इसका पता लगाना चाहिए कि क्या साजिश के तहत फंसाया गया था इन लोगों को, क्या वास्तव में इनका इन्वॉल्वमेंट था? और अगर इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं था तो फिर चाहे मक्का मस्जिद हो, चाहे समझौता केस हो या फिर दूसरे केसेज जो, उनमें रोल किसका रहा, इसका पता तो लगना ही चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा निवेदन करूं कि ये जो सारे कांड प्लांट किए गए जी, मैं पुराना कार्यकर्ता हूं, कहीं ना कहीं इन दरगाह ब्लास्ट से और बाकी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूं। समय समय पर बातचीत होती है। निश्चित रूप से इसमें किसी का भी कोई योगदान नहीं था, किसी का न साध्वी प्रज्ञा का था न असीमानंद जी का था। ये प्लांट किया गया कि किस तरह हिंदू आतंकवाद का नाम खड़ा किया जाए ताकि जो मुसलमानों का वोट, हिंदू का वोट एकजुट हो रहा है, एक पोल हो रहा है, उसको इकट्ठा करने के लिए कुछ नाम आइडेंटिफाई किए गए। इतने बड़े देश में, इतने बड़े हिंदुस्तान में कुछ हिंदू समाज के युवक एक्सट्रीम हो सकते हैं, वो भी उसी गति पे जा सकते हैं, वो जाते भी हैं, वो भी कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से दो। ये समाज में लोग हैं, उसमें कहीं किंतु डिनाई करने की जरूरत नहीं है। पर संगठन के स्तर पर ऐसा कोई निर्णय संघ करेगा, ये अविश्वसनीय, कल्पना से परे है। संघ के संपर्क में आए हुए जो एक दिन संघ की शाखा में आता है वो संघ का संयोजक कहलाता है, कोई मेंबरशिप होती नहीं है। कोई संघ की शाखा में आके विश्व हिंदू परिषद के नाम से कुछ भी करता है तो वो संघ की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे कुछ युवकों को इन्होंने छांट करके एनआईए ने आइडेंटिफाई किया, जिसमें साध्वी प्रज्ञा उग्र बोलती थी, असीमानंद जी डांग क्षेत्र में गुजरात में काम कर रहे थे, ईसाइयों के बीच बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। ऐसे ही और बाकी जो लोग थे उनको आइडेंटिफाई करके सूची बनी कि एक्सट्रीमिस्ट लोग हो सकते हैं। उसके बाद सब लोगों को जोड़ा गया है योजनाबद्ध तरीके से। हाँ, अब आपने कहा उन अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही बात है। काम तो अधिकारी करता है, निर्देश देने वाले दूसरे होते हैं। मैं भी सरकारी अधिकारी रहा हूं, सरकारी अधिकारी से वीआरएस लेके अब संघ का फुल टाइम काम कर रहा हूं। अधिकारी अगर कमजोर है तो लोग दबाते हैं। मैंने भी उस विभाग में नौकरी की है जब इंजीनियरिंग विभाग में कई तरह के प्रेशर्स आते थे, लेकिन एक समय के बाद मुझे किसी अधिकारी ने कभी भी इलीगल गलत काम करने के लिए नहीं कहा। ये डिपेंड करता है अपने ऊपर। वो जो अधिकारी जिन्होंने प्रेशर में आके काम किया है वो दोषी स्वयं है, उनको किंतु परंतु नहीं दिया जा सकता है। और राजनेता उन्हीं लोगों को ढूंढते हैं, उन्हीं लोगों को लगाते हैं, उन्हीं लोगों को वो पोस्टिंग देते हैं जो उनको कहने पर काम करे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे एनआईए हो, चाहे सीबीआई। साहब, एनआईए में अगर वास्तव में सरकार के प्रेशर में अगर कोई गलत काम अधिकारी करता है तो मुझे लगता है कि उसे तुरंत वहां से हटाना चाहिए और सरकार की दंडित भी करना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि सरकार की जिम्मेदारी है, बताया जाना चाहिए कि किनके कहने से, क्योंकि अगर बात आ रही है तो एक साजिश अगर तो रंजीत सिन्हा सीबीआई के डायरेक्टर के खिलाफ आरोप पत्र हुआ, चालान हो रहा है। हाँ। रंजीत सिन्हा उसमें दोषी पाए गए, उनके खिलाफ चल रही है कार्रवाई। लेकिन हमारे जो संविधान की जो प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है देश की, इतनी लंबी है, इतनी लंबी है। पे कोर्ट पे टिप्पणी कर चुके हैं, उन्हें तोता भी बता चुका है। लेकिन बात यहाँ एनआईए की है। एनआईए जैसा ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी सरकारों के हाथ के कठपुतले बन के काम करेगा तो बड़ी गंभीर बात होगी। जो प्रक्रिया है ना, न्याय की जो प्रक्रिया इतनी स्लो है, इतनी धीमी है कि उस चलते 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 पब्लिक के दिमाग से वो विषय निकल ही जाता है।
हमारे यहाँ न्याय की प्रक्रिया बहुत स्लो है, जिसके कारण से कई तो केस चलते चलते खत्म हो जाते हैं, कोई भूल जाते हैं, कोई तुरंत निर्णय न्याय। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये बात ट्रायल से जुड़ी हुई नहीं है। यहां पे सरकार एक चाहे कमेटी बना करके जांच कराए या फिर ऑफिसर्स के जरिए बात कराए, या इस जांच को ये हिंदुस्तान जानना चाहता है कि वास्तव में समझौता एक्सप्रेस हो, चाहे मालेगांव ब्लास्ट हो, मक्का मस्जिद ब्लास्ट हो या फिर अजमेर दरगाह ब्लास्ट हो, आखिर हाथ किसका था इसमें? अगर निर्दोष लोगों को फंसाया गया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े जो लोग, मालूम है कि आज नहीं तो कल झूठ के पावनी होते हैं, इन लोग पाक साफ निकलेंगे, और एक गरीब के अंदाजा लगा सकते हैं उसको किस तरह से फंसाया जाता है। जो भी ब्लास्ट हुए, जो भी दंगे हुए, जिसमें निर्दोष जो लोग मारे गए हैं, वो हिंदू है कि मुसलमान है, उनको न्याय मिलने के लिए दोषी लोगों को पकड़ा जाना चाहिए, उनको दंडित होना चाहिए। वो हिंदू है कि मुसलमान है, ये महत्व की बात नहीं है। न्याय की प्रक्रिया में उनकी निष्पक्ष जांच होकर के, लेकिन निष्पक्ष जांच होगी कैसे? जो पकड़े गए उनको छोड़ा गया, जो प्लांट किया गया, तो इतना सारा गोलमोल कर दिया कि किसके ऊपर डालोगे जाके। और सरकारी एक व्यवस्था में दोषारोपण कई लोगों पे होता है, जिम्मेदारी किसी की होती नहीं है। एक अधिकारी ऊपर डालना, दूसरे के ऊपर डालना, ये हमारी सरकार का जो है एग्जीक्यूटिव पार्ट का बहुत बड़ा कमजोर पक्ष है। पुलिस विभाग में मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, यहां पे आपने जो कहा कि बहुत मुश्किल है और गोलमोल बात है, ये तो बड़ी अजीबोगरीब, आपका भी बयान मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, और ये बड़ी अजीब स्थिति में आकर के हम खड़े हो गए हैं। जो साजिश करता है जिसे आप मान रहे हैं, उनमें और आज के सिस्टम में फिर मुझे कोई अंतर नहीं महसूस हो रहा। आज का सिस्टम मैंने बताया कि ऐसी स्थिति है, यह सिस्टम ठीक होकर के तुरंत न्याय मिलना चाहिए, कह रहा हूं। आज के सिस्टम जो है उसके वर्णन किया मैंने कि आज सिस्टम में ऐसी व्यवस्था है, लेकिन ये सिस्टम ठीक होना ही चाहिए, ये मैं कह रहा हूं ना। मेरा इसके अंदर मानना यह है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि भाई ये दोषी नहीं है, तो किस जांच के बिहाव पे दिया गया? ये बिल्कुल नहीं कहा है कि दोषी नहीं है, ये नहीं कहा है दोषी नहीं है, संदेह के आधार पर, संदेह के आधार पर मतलब दोषी नहीं है, संदेह के आधार पर शब्द बोला है, जज ने लिखा है, ये लिखा है, लिखा है एनआईए इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं दे पाई, नहीं दे सके, इसलिए छोड़ा गया। तो मैं देश तो ये तो जानना चाहेगा ना कि हिंदुस्तान के अंदर 4 बड़ी वारदात हुई, उसके पीछे कौन अपराधी था? तो इसके लिए कौन एनआईए दोषी है कि कोर्ट को ये कहना चाहिए, कोर्ट को निर्देश देना चाहिए? देखिए हरतपाल जी, मैं यहाँ इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि न तो मैं जांच एजेंसी में हूँ, न मुझसे पूछ के आगे कुछ न कुछ वो कार्रवाई की जा रही होगी कि कौन दोषी, उनको पकड़ा ही जाएगा, जांच एजेंसी कर ही रही होगी। मैं यहाँ बैठकर उसके ऊपर कोई टिप्पणी करूँ कि कौन दोषी अभी नाम बता दो, ये संभव नहीं। कुछ न कुछ कार्रवाई हो ही रही होगी। जब आगे ये दोषी नहीं है तो कौन दोषी है, ये तो सरकार किसी की भी हो, ये तो स्वतः प्रक्रिया तो चली रही होगी विभाग की। शीलदा भाई जी, राहुल गांधी का जो वार था उसमें एक ये भी कारण था जिसमें उन्होंने कहा कि चलिए मैं आपके पास में लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद हम जानना चाहेंगे कि राहुल सीधा आरोप जो लगा रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, एक विचारधारा विशेष से वो जोड़ करके बात कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे।